ऑलराइट, तो हम लोगों का थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कल हमने डॉपलर इफेक्ट का एक पर्टिकुलर केस का डेरिवेशन लिया है। एक केस सिलेबस में से रिलेटेड है और जो एक केस है उसमें सिर्फ फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, वहां पे डेरिवेशन नहीं है। और वो फॉर्मूलाज कल मैंने ऑलरेडी मेंशन किए थे। तो जो नोट्स है कल के और आज के टॉपिक के कंबाइंड नोट्स विद अ गुड टेबल एक्सप्लेनिंग केसेस, लिसनर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, ये जो 6 + 2 8 केसेस है, ऑल दिस इज रेडी इन द फॉर्म ऑफ टेबल। वो आज मैं अपलोड कर दूंगा नोट्स में, मतलब कल और आज के सेशन का कंबाइंड नोट्स अपलोड हो जाएगा। गुड। देन सिर्फ 2 टॉपिक आपके बचते हैं, जो इन टोटल 4 5 + 4 9 पॉइंट्स है। 8.9.4 कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट, मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट। ये सिर्फ सेंटेंसेस है, they just tell you what is the similarity and what are the differences. So these are assignment for you. You're supposed to do it by yourself. Okay, नहीं समझा तो you can ask me, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सिर्फ उन्होंने सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताया है, that's it. Good. So which means today's session is conclusionary session for last session for sound. So I'll start with some numericals and then solve examples, and then we'll go and solve practice problems. So 8.6, a rocket is moving at a speed of 220 meter per second towards a stationary target. It emits a wave of frequency 1200 Hz. Some of the sound reaching the target gets reflected back to rocket as an echo. Calculate the frequency of sound detected by the target and the frequency of echo detected by the rocket. Velocity of sound in air is 330 meter per second, ऐसा आपको बताया है, right? तो first of all let us put it down what is given to us. You need to identify who is source and who is listener. तो सबसे पहले velocity of rocket को मैं VR लिख रहा हूँ. I am not saying if it is source or listener. It will depend from case to case. So that is 220 meter per second. Original frequency NO emitted by rocket is 1200 hertz, right? You are supposed to find out first the frequency detected by target, मतलब N detected by target. This is apparent frequency, तो मैं इसको सिर्फ बताने के लिए apparent बोल देता हूँ, as it appears to the target. Good. Then the frequency of echo detected by the rocket, मतलब N rocket apparent, because the sound will go, it will get reflected back, okay, and the same sound will be heard by the source itself. मैं यहाँ बैठा हूँ, I am the source, I am speaking, सामने वॉल है, तो वो साउंड का जो भी फ्रिक्वेंसी मैं एमिट कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू दैट वॉल, रिफ्लेक्टेड बैक एंड कमिंग बैक टू मी, करेक्ट? गुड। तो ये समझना जरूरी है. सो विल सॉल्व दिस केस वाइज. केस नंबर 1 और इजी है. केस नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट. तो केस 1 में जो रॉकेट है वो सोर्स है, क्योंकि रॉकेट इज इमिटिंग साउंड एंड इट इज मूविंग, तो सोर्स इज मूविंग, करेक्ट. एंड टारगेट जो है वो लिसनर है, ओके, एंड लिसनर इज एट रेस्ट, स्टेशनरी. तो रॉकेट विच इज सोर्स इज मूविंग, इसका मतलब सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स टारगेट. सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स टारगेट. टूवर्ड्स टारगेट मतलब टूवर्ड्स लिसनर. समझे यहाँ तक? फर्स्ट केस बहुत सिंपल सा केस है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड.
Then apparent frequency as heard by the target, as I told you, जनरल स्ट्रक्चर सेम रहेगा. हु इज मूविंग? सोर्स. हु इज स्टेशनरी? लिसनर. तो v minus vs, correct, into the frequency emitted by the source. Okay, good. Yeah, then you will have to put a negative sign here. Why a negative? मैंने आपको बताया था, जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर ये कम हो रहा है तो apparent frequency will be greater than real frequency. If the distance is decreasing, then frequency जो है वो ज्यादा सुनाई देगा. यहाँ तक क्लियर इनफ? गुड. तो इसलिए न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो ये आपको मिलेगा v की वैल्यू 330 अपॉन 330. सोर्स इस केस में रॉकेट है, रॉकेट का स्पीड 220 है, फ्रीक्वेंसी इमिटेड इज 1200 हर्ट्ज. तो ये आपको मिलेगा 330 बाई 110 इंटू 1200, 1 जा एंड 3 जा, मतलब 3600 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी टारगेट को सुनाई देगा. आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट अगेन. एक रॉकेट है which is moving, it is moving towards a stationary target, right? It is emitting a frequency of 1200 hertz. The speed of the rocket is 220 meter per second. हमको ये पूछा था कि what will be the frequency that is heard by the target. Rocket is going towards target, मतलब source is going towards stationary listener, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से ज्यादा सुनाई देगी, राइट? तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, v अपॉन v माइनस वी एस. v अपॉन v माइनस वी एस इसके लिए आया ये, क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिसनर जो था वो स्टेशनरी था, मतलब vl की वैल्यू 0 थी, और सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस एपरेंट कम हो रहा है. कम हो रहा है मतलब रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ग्रेटर देन 1 होना चाहिए मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आया. Then it is purely a part of calculation. 3600 hertz आया which is greater than 1200 hertz, मतलब आपका आंसर करेक्ट है. गुड. अब केस 2 में क्या होगा? केस 2 में ये होने वाला है that इस केस में अब साउंड रॉकेट से गया है 1200 हर्ट्ज का, टारगेट को सुनाई दे रहा है 3600 हर्ट्ज, राइट? गुड. जब इको की बात करते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, मतलब रॉकेट से गया टारगेट के पास, टारगेट ने वापस थ्रो कर दिया, मतलब इस केस में सोर्स होगा टारगेट और लिसनर होगा रॉकेट. गुड. गुड. तो इस केस में आपका जो रॉकेट है इट बिकम्स लिसनर एंड द टारगेट बिकम्स द सोर्स, राइट? गुड. तो इको की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज apparent frequency as heard by rocket. तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि who is moving, who is stationary. Target which is re-emitting or reflecting the sound becomes source and is stationary. Source stationary मतलब नीचे सिर्फ V आएगा, ऊपर V और VL आएगा, लेकिन अभी भी apparent distance कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? क्योंकि टारगेट अभी सोर्स बन गया लेकिन रॉकेट तो अभी भी उसके पास जा रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे ऊपर आएगा प्लस. सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं, कौन सा फ्रीक्वेंसी टारगेट इमिट करेगा? जो टारगेट ने सुना पहले केस में, मतलब जो फ्रीक्वेंसी टारगेट के पास पहुंचा है वही उसको रीइमिट करेगा, मतलब apparent frequency as heard by target, करेक्ट?
अब आपको इन रियलिटी आप इसको एक सिंपल फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि हमने यहाँ इक्वेशन 1 से हमको NTA पता है, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता था V प्लस वी एल अपॉन V अपॉन V माइनस वी एस इंटू N0, ये और ये कैंसल, तो V प्लस वी एल अपॉन V माइनस वी एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि जेडबल नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जब मैं ही सोर्स हूँ, मैं एक वॉल की तरफ जा रहा हूँ या एक टारगेट की तरफ जा रहा हूँ या एक हिल की तरफ जा रहा हूँ, और वही साउंड मैं वापस से सुन रहा हूँ, राइट? आई एम द सोर्स, आई एम द लिसनर। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला V प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू N0, ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा, या तो दो केसेस में डिवाइड करोगे। पहले केस में जो वॉल पे फ्रीक्वेंसी और टारगेट के पास फ्रीक्वेंसी पहुंचा है वो कैलकुलेट कर लो, वो सेकंड केस में यूज करो, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो। इट्स द सेम थिंग। ओके, आई विल शो यू हाउ इट इज द सेम थिंग। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले जो वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। 330 प्लस लिसनर मतलब वापस से रॉकेट 220 अपॉन 330, और ये आपने फाइंड किया 3600, तो ये आ गया 550 अपॉन 330 3600। ये आ गया 3 सा, ये आ गया 5 सा, 1 सा एंड 1200 सा, 6000 हर्ट्ज, राइट? या फिर अगर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज करता, वो आता V प्लस वी एल अपॉन V माइनस वी एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। 330 प्लस 220 550, 330 माइनस 220 110, ऊपर आया 550, नीचे आया 110, मतलब 5/1, और ये है 1200, 12 इंटू 5 6000। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। गुड। तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला नाउ, क्योंकि बहुत सारे नीट में जेडबल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं पूछने वाला हूं, हम करने वाले हैं दैट you are source, you yourself are listener, you are moving towards a hill, the sound that you're emitting is getting reflected back to you and you're hearing it. What is the apparent frequency that you hear? V plus your velocity मतलब source का अपॉन V माइनस वापस से सोर्स का, क्योंकि यहाँ पे सोर्स और लिसनर सेम है, तो V प्लस वी एल अपॉन V माइनस वी एस इंटू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट वाज इमिटेड। क्लियर? तो अप टू यू कौन सा मेथड यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अ बैट flying at a velocity vv, which is 12.5 meter per second, is followed by a car running at a velocity 50 meter per second. ये कार का वेलोसिटी है vc। Actual directions of velocity of the car and the bat are shown in the figure below, both being in the same horizontal plane. इसका मतलब ये है, this is bat, bat is flying like this and car is also flying like this, तो दोनों का सेम प्लेन है, they are in the same plane, if you can see in the camera। ऐसा नहीं है car is going in another plane, या फिर I'll show it here on this page, x z y। अगर बैट एग्जैक्ट प्लेन में है तो कार भी एग्जैक्ट प्लेन में है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट दे आर इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा जा रहा है कार, नो, दे आर इन द सेम प्लेन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। गुड। देन टू डिटेक्ट द कार, अभी बैट को कैसे पता लगेगा कार है कि नहीं पीछे? उसके पास तो वो मिरर नहीं लगाया होता ना, हमारी गाड़ी में कैसे मिरर होता है कि सी पीछे गाड़ी है कि नहीं, बैट को कैसे पता? To detect the car, the bat radiates ultrasonic waves of frequency 36 kilohertz.
ह्यूमंस कैन हियर मैक्सिमम अप टू 20 किलोहर्ट्ज। तो अल्ट्रासोनिक साउंड है यहाँ पे एट सराउंडिंग टेम्परेचर, और मतलब बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट दैट टेम्परेचर इज 350 मीटर पर सेकेंड। देयर इज एन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर फिटेड इन द कार। कार वाला भी स्मार्ट है, उसने भी अल्ट्रासोनिक साउंड का डिटेक्टर लगा के रखा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय दिस डिटेक्टर, राइट। तो यू नीड टू नो, इस केस में बैट इज सोर्स, कार इज लिसनर, सोर्स इज फॉलोड बाय द लिसनर। मैंने कल बताया था, गुड। द अल्ट्रासोनिक वेव्स रेडिएटेड बाय द बैट आर रिफ्लेक्टेड बाय द कार। तो डिटेक्ट भी करेगा और कार की बॉडी उसको रिफ्लेक्ट भी करेगी। द बैट डिटेक्ट्स दिस वेव्स, मतलब वापस से बैट रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स रिसीव करेगा, राइट, करेक्ट। एंड फ्रॉम द डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो बैट ने जो रिफ्लेक्टेड साउंड डिटेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी से द बैट विल कम टू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स एज डिटेक्टेड बाय द बैट। मतलब वही केस है बेसिकली, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इससे पहले के एग्जांपल में क्या था, रॉकेट मतलब सोर्स, करेक्ट, मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर एंड अगेन रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड साउंड। यहाँ पे सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, लिसनर इज अप्रोचिंग द सोर्स, मतलब लिसनर भी मूविंग, सोर्स भी मूविंग, राइट। तो पहले तो हमें लिसनर मतलब कार कितना फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा वो देखना है, फिर ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस सोर्स के पास बैट के पास गया वो कितना है वो देखना है। तो दो दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपको, गुड। तो वी विल लुक एट दैट फॉर्मूला टुडे, राइट। सबसे पहले यू नीड टू नो वन थिंग इज दैट अगर दोनों के दोनों सोर्स और लिसनर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन मूव नहीं हो रहे तो हमको कंपोनेंट देखना होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई मीन इज, ये है आपका कार और यहाँ पे है ये बैट, राइट। तो दे आर नॉट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कार है जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस एरो हेड और बैट का ये है, तो वी बी एंड दिस इज वी सी। तो हम लोगों को सबसे पहले you need to find out what are the components of these two along each other. How do you find components? You drop a perpendicular here, और ये जो आ गया ये आ गया कार का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बैट, एक्स एक्सिस तो ठीक है बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कंपोनेंट along the source, right? Similarly source का कंपोनेंट along the listener, तो ये 37 डिग्री है यहाँ पे, दिस इज 37 डिग्री। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी कंपोनेंट देखेंगे, दिस इज कंपोनेंट, और एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, मतलब ये आ गया VC कॉस 53, ये आ गया VB कॉस 37, एंड यू आर लकी इनफ कि उन्होंने आपको साइन 37 कॉस 53 और साइन 53 कॉस 37 की वैल्यू दी है। तो cos 53 is 0.6, मतलब 0.6 60% of VC, this component is 60% of VC, correct। This is cos 37 is 0.8, मतलब 0.8 VB, 80% of velocity of bat, correct। Let us see cases now। केस वन में क्या फाइंड करना था हमको, we are supposed to find frequency detected by car, right। तो frequency detected by car, okay, good। then इस केस में who is source, bat, who is listener, car।
ये कौन सा केस है? ये केस है लिसनर फॉलोइंग सोर्स। अभी लिसनर फॉलोइंग सोर्स, so listener following source, मैंने आपको बताया था कि इस केस में स्पेसिफिकली आई विल बी टेलिंग यू फॉर्मूला एज एंड व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे जब लिसनर इज फॉलोइंग द सोर्स, तो apparent frequency as heard by the listener, ये याद रखना क्योंकि लिसनर ही सुनने वाला है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो apparent frequency when I say it is obviously at listeners end, यहाँ पे ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। अभी ऐसा क्यों? कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में हमारे? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन कैसा करते हैं? लिसनर इज फॉलोइंग सोर्स, बोथ आर मूविंग इन पॉजिटिव पॉजिटिव। उल्टा, सोर्स इज फॉलोइंग लिसनर, नेगेटिव नेगेटिव। करेक्ट? हाँ, तो इसलिए जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ये साइन कन्वेंशन से होता है कि लिसनर पहले है, सोर्स बाद में है। सोर्स भाग रहा है, लिसनर उसके पीछे भाग रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो प्लस एंड प्लस। करेक्ट? गुड गुड। बाय द वे, multiplied by the original frequency as emitted by the bat, which is given to you 36 kilohertz. Good. तो v is speed of sound in air, प्लस वी एल लिसनर। लिसनर कौन था? कार। लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट? उसका कॉस कंपोनेंट, मतलब 0.6 वीसी अपॉन 350 सोर्स, मतलब बैड, लेकिन उसका 0.8 वीबी कंपोनेंट इनटू n0। तो ये आएगा 350 प्लस दिस इज 6/10। वीसी की वैल्यू आपको दी हुई है 50, 1 जा 5 जा 30 आ गया ये। 8/10 वीबी इज 12.5। गुड। ये 4 जा, ये 5 जा, 2.5 into 4 and 2. And this is 36 kilohertz. Kilo is 10 power 3. Correct? Good. तो ये आपका आएगा, I don't want to be like this. Let's make some space and write them in a proper way. Good enough. 36 into 10 power 3. 350 plus 30, 380. 350 plus ये 1 जा, ये 2 जा, 10, 360 into 36 into 10 power 3. Correct? How much is this? 19/18. Slightly greater than 1. तो 36,000 से थोड़ा बड़ा होगा। इनका आंसर 38। हाँ, ये भी कैंसिल होगा, राइट? गुड। 38,000, 38 kilohertz. Okay? Yeah. So sorry, my brain is receiving less oxygen, so it is working little less than normal. You know, जब सर्दी होती है तो less oxygen reaches your brain and you are normally in sleep mode. Good. ये हो गया केस 1 खत्म। अभी केस 2 में क्या है? केस 2 में क्या है कि बैट डिटेक्टिंग, व्हाट इज बैट डिटेक्टिंग? रिफ्लेक्टेड साउंड, है ना? रिफ्लेक्टेड साउंड बाय कार, साउंड रिफ्लेक्टेड बाय कार बेसिकली। ओके, गुड। देन इस केस में क्या होगा? अब कार इज सोर्स, कार इज सोर्स, बैट इज लिसनर। तो आप या तो ऐसा करो, फिर उसके लिए कार पे, मतलब सोर्स से कितना फ्रीक्वेंसी निकल रहा है आपको पता है, 38 किलोहर्ट्ज। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब सोर्स इज
फॉलोइंग लिसनर, पहले क्या था, लिसनर इज फॉलोइंग सोर्स, आप क्या है, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव, नेगेटिव, एक्सीलेंट, गुड। तो यहाँ पे जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी V माइनस VL अपॉन V माइनस VS, फ्रीक्वेंसी एज इमिटेड बाय कार, मतलब NA, तो मैं इसको NA डैश बोल देता हूँ फिर, गुड। तो इन सेकंड के दिस इज NA डैश, दिस इज 350। हु इज लिसनर, बैट, बैट का कौन सा कंपोनेंट, 0.8 VB है ना, और 0.8 VB हमने अभी निकाला था, तो बार बार नहीं करेंगे। इट टर्न आउट टू बी 10 है ना, 10 आया था वो, तो ये 10 आया था, और ये नीचे 350 और ये 30 आया था, और ये 38 किलो हर्ट्ज है, गुड। तो ये आपका आ गया 340 अपॉन 320 इंटू 38 किलो हर्ट्ज, करेक्ट, गुड। अभी ये आप मुझे बताओ, बिकॉज अगेन द सेम सिचुएशन, आई डोंट नो, 17 16 8 19, तो ये तो डेफिनेटली पॉइंट में आएगा। 17 इंटू 19 अपॉन 8, लेट मी कैलकुलेट दिस वन। सो 17 इंटू 19 अपॉन 8, कहाँ गया कैलकुलेटर, हियर, 17 इंटू 19 डिवाइड बाई 8, बराबर ना, गुड। तो ये 40.37 आ रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई they have given wrong answer, then 34/32, correct, into 38, 40.37, this is 40.37 किलो हर्ट्ज, गुड। तो ये आ गया आपका आंसर। Was this clear to you? समझा क्या, पक्का, गुड। तो अभी आई विल चेक समझा है कि नहीं, गुड। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट, वो मैंने एक्चुअली असाइनमेंट दिया था आपको, दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज गिवन टू एज असाइनमेंट, तो टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो वो असाइनमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a police car travels towards a stationary observer at a speed of 15 meter per second. The siren on the car emits a sound of frequency 250 hertz. Calculate the recorded frequency. ये simple question है। Given police car travels towards a stationary observer VL0. Source का speed 15 meter per second. Original frequency emitted is 250 hertz. And you are supposed to find out recorded frequency, मतलब apparent frequency you're supposed to find out, और आपको बोला है speed of sound in air is 340 meter per second. Speed of sound we increase? No, just frequency changes here. I mean crest to crest, compression to compression distance कम या ज्यादा होगा due to relative motion. Speed of sound change कब होता है, when medium changes, जब एयर से वाटर में गया तब फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर, गुड। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि टूवर्ड्स जा रहा है, तो सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, तो ऊपर तो सिर्फ V आएगा, नीचे V माइनस, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो रेशो शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इनटू N0। अब ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू V कितना 340, 340 माइनस 15 इंटू 250, तो ये आ गया 340, 325 और ये 250। ऐसा है कि दिस इज फैक्टर ऑफ 25, ये दोनों 25 टेंजा, ये
13 जा क्योंकि 25 10 जा 250, 11 जा 275, 12 जा 300, 13 जा तो 3400 बाई 13, अभी जो भी आएगा ये वैल्यू 261.54 है, ये आएगा वैल्यू. So this is 261.54. So this happens to be 261.54 hertz. Done. खत्म. Next question. Supposed to be the last question. If we have time, then we will do the assignment question. Otherwise, that will remain assignment for you. So, I will address your questions after this particular thing. ये एक last question हो जाने दो, then I will take questions from you. The sound emitted from the siren of an ambulance has a frequency of 1500 hertz. मतलब given quantity में आपको original frequency जो है that is 1500 hertz. The speed of sound is 340 meter per second. Calculate the difference in frequency heard by a stationary observer if the this is wrong by a stationary observer. Ambulance initially rest पे है, ठीक है. Let me check what they're trying to travel. If the ambulance, if है ये, if the ambulance initially, ये dot नहीं होना चाहिए यहाँ पे, travels towards and then away from the observer at a speed of 30, तो एम्बुलेंस का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है. उन्होंने आपको बोला है टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी. ओके, तो देखो ऐसा है कि आप अपनी जगह पे खड़े हो, योर लिसनर, एक एम्बुलेंस आ रही है, वो आपको क्रॉस करके चली गई, तो जब वो आपको अप्रोच कर रही थी तब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगा, जब आपसे दूर जाएगी तो कम सुनाई देगा. तो सपोज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी व्हेन अप्रोचिंग माइनस फ्रीक्वेंसी व्हेन रिसीडिंग, करेक्ट. तो ये फाइंड करना है आपको. एंड आई कैन डेफिनेटली से कि इन्होंने जो लिखा है ये गलत है यहाँ पे. दिस कैन नॉट बी द आंसर, आई कैन टेल यू फॉर श्योर. क्यों? एक तो पहले माइनस नहीं किया, दूसरा माइनस करते भी तो अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रिसीडिंग, तो उल्टा लिखा है. तो आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू राइट हियर, आई डोंट नो रियली. गुड. तो आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला हियर. आपको पता है कि अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी, लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स मूविंग है, तो v अपॉन v माइनस वी एस इंटू n0. और रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी में लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स रिसीडिंग है, प्लस n0. तो बस ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड करनी है. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस फ्रीक्वेंसी, दैट इज 340 अपॉन 340 माइनस एम्बुलेंस का वेलोसिटी है. तो मैं एक काम करता हूँ, एम्बुलेंस वेलोसिटी को यहाँ पे सोर्स बोल देता हूँ, सोर्स वेलोसिटी है दैट इज 30 और इट वाज इमिटिंग 1500 हर्ट्ज, राइट. गुड. और इफ यू वांट टू मेक शॉर्टकट्स, तो आप क्या करो, आप अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल करने हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, और जो जो कॉमन निकलेगा वो निकाल लो. जैसे जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दोनों का न्यूमरेटर में v n0 है, 1 अपॉन v माइनस वी एस माइनस v प्लस वी एस. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो और बेटर, v प्लस वी एस माइनस v माइनस ऑफ माइनस प्लस v प्लस वी एस माइनस v माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो टू टाइम्स ऑफ वी एस अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, तो वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर. तो ऐसा करना भी आपको कैलकुलेशंस में टाइम बचा सकता है. गुड. तो हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला. अब हमको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज डालनी है.
वैल्यू ऑफ बी 340 1500। अगर आपको ये नहीं जमता है तो डोंट डू इट, आपके ऊपर है। यू आर सपोज टू डू calculations the way you want to do it. Normally, I suggest this type of calculations those who are expert in remembering squares. Do you remember square of 34? No. तो फिर आपके लिए नहीं है ये मेथड, right? Okay. Anyways, 2 into vs. What was velocity of sound? 340. 340 था ना? vs. 340 vs. सोर्स का स्पीड है, सोर्स का स्पीड है ये। What was source speed? भूल गए? 30 अपॉन v स्क्वायर 340 का स्क्वायर 1496 हो ही नहीं सकता। 34 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू कैलकुलेट। अरे बाबा, हाँ पक्का पक्का। तो 340 का स्क्वायर मतलब 34 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 1156 इंटू 100 माइनस वीएस 30 का स्क्वायर 900, 9 इंटू 100। ओके, तो कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि ये आप लोगों को देखना पड़ेगा हाउ यू आर कंफर्टेबल विद इट। तो ये 60 अपॉन 1156 माइनस 9 कितना 1147 इंटू 100, ये और ये गया यहाँ से। ओके, तो फाइनली ये आपको करना पड़ेगा, यू आर सपोज टू कैलकुलेट जो कुछ भी आएगा, you're supposed to calculate. Let me do it on calculator. You can do it the way you want. तो आपके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि NA और NR अलग अलग से निकाल लो और बाद में ही सब्ट्रैक्ट करो, otherwise you may end up in a mess. Divided by 1147 266.78 266.78 मतलब अप्रोक्सीमेटली 267 हर्ट्ज। और ये जो मैंने आपको बताया है सेपरेटली फाइंड करना उससे इजी होगा। क्यों? एन ए कितना था, एन ए वी अपॉन वी माइनस वी एस एन जीरो। वी कितना है 340, 340 में से 30 गया 310 और ये 1500 था, करेक्ट। तो इसको ऐसे रख दो फिलहाल 34/31 इंटू 1500, करेक्ट। एन आर क्या था, वी अपॉन वी प्लस वी एस एन जीरो 340 अपॉन 340 प्लस 30 370 इंटू 1500। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब इफ यू वांट 34 इंटू 1500 यू कैन टेक आउट कॉमन। अब सब्ट्रैक्ट करो 1/31 माइनस 1/30 737 माइनस 31 6, राइट। तो ठीक है, तो दिस वे ऑफ डूइंग इज आल्सो करेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया 8.9.4 8.9.5 ओरल है, ये सब थियरी है, तो ये असाइनमेंट है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ साउंड चैप्टर।